अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नासिर मेरा बहुत गहरा दोस्त था, बड़ा मिलनसार, वक्त पे काम आने वाला। मैं उसके सारे हालात जानता था। बाप एक प्राइवेट फर्म में एजेंट था, 3 जवान बहनें, 2 छोटे भाई जो अभी तक ज़ेरे तालीम थे। ऊपर से नासिर का अपना भी बोझ अभी तक बाप के बूढ़े कांधों पर था। वो जब भी मिलता नौकरी का ही रोना रोता। मैंने उसे प्रूफ रीडर की असामी पर काम करने की पेशकश की थी, मगर उसने यही कहकर माजूरी जाहिर की कि मुसलसल एक जगह नज़र नहीं लगा सकता, आंखों में से पानी बहने लगता है। एक शाम मैं घर पहुंचा तो सबसे पहला पैगाम जो मेरी बच्ची गुड़िया ने मुझे दिया वो नासिर का था कि शाम को वो घर आएगा और उसने इंतज़ार करने का पाबंद किया था। मैंने 1-2 काम करने थे, मगर नासिर का पैगाम सुनकर वो काम दूसरे रोज़ पर रख लिए। शाम को नासिर आया और आते ही पहले खाने का कहा और फिर शुरू हो गया। यार अमजद, दफ्तर में इसलिए नहीं आया कि वहाँ तुम तवज्जो से बात नहीं सुनते। एक काम हाथ आया है, मगर तुम्हारी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। इसी दौरान बेगम ने खाना गुड़िया के हाथ भिजवा दिया। नासिर खाने के साथ साथ मुझसे बातें भी करता रहा। अमजद, अगर 10 एकड़ का इंतकाल हाजी अरशद के नाम हो जाए तो वो इसे टाउन बना देगा। मुझे नौकरी के साथ साथ 10 मरले का प्लाट भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? मैंने गुड़िया के हाथ से चाय के बर्तन पकड़ते हुए नासिर से दरियाफ्त किया। बस हाजी अरशद के नाम ज़मीन का इंतकाल, उसने बाकी सारा काम करवा रखा है। तहसीलदार से मिलकर पटवारी से इंतकाल करवाना है। पटवारी मेरी बात तो सुनता ही नहीं। अच्छा, तुम सुबह हाजी अरशद को साथ लेकर मेरे दफ्तर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हें मिलूँगा और अगर काम सीधा हुआ तो ज़रूर हो जाएगा। दूसरे रोज़ नासिर और हाजी अरशद साहब दफ्तर आए। उसके पास तमाम कागजात मुकम्मल थे। मेरी थोड़ी सी कोशिश से इंतकाल इसके नाम हो गया। ज़मीन शहर की हुदूद में थी, इसलिए बल्दिया से नक्शा पास करवाने तक नासिर मेरे दफ्तर आता रहा। फिर इसका आना जाना अचानक कम हो गया। मैंने भी कोई ख़ास तवज्जो न दी। कुछ अरसे बाद का जिक्र है कि मैं दफ्तर से छुट्टी करके बस के इंतज़ार में खड़ा था कि अचानक अपने करीब एक गाड़ी के रुकने पर चौंका। स्टीयरिंग पर नासिर बैठा मुस्कुरा रहा था। इसे कई रोज़ के बाद सामने पाकर मुझे खुशी हुई। अमजद, आओ। इसके दरवाज़ा खोलने पर मैं अगली सीट पर बैठ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नासिर, कहाँ रहे इतने रोज़? बताता हूँ, ज़रा दम तो लो। नासिर ने इशारा खुलते ही गाड़ी आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया। फिर हम एक आला दर्जे के रेस्टोरेंट के कमरे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो टाउन तो खासा कामयाब रहा। हाजी अरशद ने प्लाट भी दिया और जो प्लाट में अपनी मेहनत से फ़रोख्त करवाता उसका 10% के हिसाब से कमीशन भी देता। कुछ में रजिस्ट्री काम करवाने के काम से भी कमा लेता। आजकल मैं खुद एक प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ मिर्ज़ा मुनव्वर नामी एक दोस्त सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। रेलवे में ऑडिट के शोबे में हैं। दुआ करो कि कामयाब हो जाऊँ। इसने कप मेरे आगे रखते हुए बताया। और ये गाड़ी वगैरह? मैंने चाय का घूंट भर के पूछा। अपनी है, उसने मुस्कुराते हुए बताया। मुझे वाकई उसके किस्मत पर रश्क आने लगा। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर वो मुझे बड़ी सड़क पर उतार कर दोबारा मिलने का वादा करके चला गया। घर आकर मैंने नासिर के बारे में बताया तो बेगम लगी कोसने मुझे और मेरे अखबार को भी। मैं खामोशी से लिबास तब्दील करता रहा। नासिर ने वाकई वो कर दिखाया था जिसका उसने इरादा कर रखा था। उसने मुनव्वर टाउन की बुनियाद रख ली थी। वो जगह शहर से खासी दूर थी, मगर उसकी दूर अंदेशी न जाने क्या थी। जिस जगह उसने मुनव्वर टाउन कायम किया था उसके बारे में इश्तहार देने आया तो बताया कि 2-3 एकड़ जगह किसी रिटायर्ड कर्नल की थी, जिसने वो ठेके पर दे रखी थी और ख़ुद मुल्क से बाहर रह रहा था। बड़ी भाग दौड़ के बाद उसने वो 3 एकड़ ज़मीन आसान अदायगी की शर्त पर ख़रीदी। पहली किस्त 3 लाख की थी जो मुनव्वर ने और नासिर ने मिलकर अदा कर दी और बाकी रकम टाउन की फ़रोख्त के प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ मुख्तार आम से करवा कर साथ साथ देते रहने का वादा भी किया। उसने मुझे भी दावत दी कि मैं भी मुनव्वर टाउन में 10 मरले का एक प्लाट किस्तों पर इससे ले लूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया। नासिर काम में इतना उलझ गया था कि उससे मुलाकातों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने भी इसे फरामोश कर दिया। इसने वो मकान भी फ़रोख्त कर डाला था जिसमें उसका ख़ानदान रह रहा था।
उसने मकान फरोख्त करने की वजह ये बयान की कि गाड़ी पार्क करने में बड़ी तकलीफ होती है। यूं उससे महल्लेदारी का नाता भी ख़त्म हो गया। दफ्तर आते ही सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी वो एक खूबसूरत शादी कार्ड था। कार्ड खोलकर देखा तो खुशी हुई। इस पर नासिर की शादी का प्रोग्राम दर्ज था। एक जानिब तमाम घर वालों को साथ लाने की ताकीद लिखी थी। घर आकर मैंने बेगम को बताया तो इसे भी नासिर की शादी का सुनकर खुशी हुई और इसके साथ ही वो फिक्रमंद भी हो गई और कहने लगी, अमजद, शादी में खाली हाथ तो नहीं जाया जाएगा। अभी तो तुमने पिछले रोज़ एडवांस ले लिया था शेख साहब, अब तो किसी कीमत पर भी कबल वक्त तनख्वाह नहीं देंगे। वो मुकर्ररा वक्त पर ही तनख्वाह दे दें तो बड़ी बात है। बेगम ने कोट पकड़ते हुए अपनी राय का इजहार किया। बात तो ठीक है, मगर शादी में शिरकत भी तो ज़रूरी है। मैंने गुड़िया के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए कहा। अपनी तंगदस्ती के पेश नज़र में वाकई नासिर की शादी में शरीक नहीं हो सका। यूँ शादी की तारीख गुजर गई। मेरे न जाने पर नासिर का रद्द अमल जाने क्या रहा होगा, मगर मैं इस रोज़ बहुत गमगीन रहा। फिर ये बात भी पुरानी हो गई। शादी कार्ड पर जो पता दर्ज था वो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया था। आखिर एक रोज़ मैं बेगम और बेटी के साथ इस पते पर पहुंच गया जो नासिर के शादी कार्ड पर दर्ज था। घर तो बहुत खूबसूरत है, बेगम ने नासिर के घर पर नज़रें डालते हुए कहा। हाँ, वाकई बहुत प्यारा घर है, मैंने भी ताकीद की। दरवाज़ा खोलने वाला नासिर का छोटा भाई था। हमें देखकर वो मुस्कुरा दिया। नासिर घर पर है? मैंने उसके साथ कदम बढ़ाते हुए पूछा। जी हाँ, अपने कमरे में है, अख्तर ने बताया और हमें ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद घर के दीगर लोग भी आ गए। नासिर के वालिद साहब शादी में शरीक न होने का गिला कर रहे थे। मैंने माकूल बहाना बनाकर टाल दिया। बेगम और गुड़िया नासिर की वालदा और बहनों के साथ बातें करने में मसरूफ़ थीं। चाय वगैरह आ गई, मगर नासिर आया और ना ही उसकी दुल्हन। मैंने दबी आवाज़ में नासिर का फिर पूछा तो मुन्नी ने बताया कि भाईजान तो सोए हुए हैं और भाभी जान भी सो रही हैं। मैंने बताया था आप लोगों का। उन्होंने उठाने से मना कर दिया और कहा कि इन्हें कहना कि फिर किसी रोज़ आ जाएं। मेरे दिल पर एक चोट सी लगी। बहरहाल थोड़ी देर बैठने के बाद हम दुल्हन का और नासिर का सूट पीस और हस्ब तौफीक कुछ रुपए देकर वापस आ गए। तमाम रास्ते बेगम गुमसुम रही। इस बात का मेरे दिल पर भी बहुत बुरा असर हुआ। नासिर ने दूसरे रोज़ क्या कई रोज़ तक फ़ोन न किया, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि वो हमसे मिलना पसंद नहीं करता। फिर मैं रोज़मर्रा के कामों में ऐसा उलझा कि मुझे कुछ याद ही न रहा। न कभी बेगम ने नासिर का जिक्र किया। एक रोज़ मैं डाक देख रहा था कि रावलपिंडी के नामा निगार की भेजी हुई खबर पढ़कर बुरी तरह चौंका। शायद मैं इस खबर को 2-3 रूटीन की खबरों में शामिल करता, मगर खबर की तफसील से पता चलता था कि खबर नासिर की ही है। उसने अपनी बीवी को तेज़ धार आले की मदद से कत्ल कर डाला था और खुद रूपोश हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में थी। वो रावलपिंडी कब गया और इसका मुझे कोई इल्म न था। मेरे दिल के किसी कोने में इसके लिए हमदर्दी की किरण फिर जाग उठी। सारा दिन मैं इसके लिए परेशान रहा और दफ्तर से फारिग होकर मैं घर जाने की बजाय उसके घर की तरफ चल पड़ा। वहाँ से मालूम हुआ कि वो तो कब के घर फरोख्त करके रावलपिंडी शिफ्ट हो गए हैं। मेरे दिल में जो खदशा था वो यकीन में बदल गया कि नासिर ने वाकई कत्ल कर दिया है। घर आकर मैंने बेगम से बात की। उसने भी इस बात का काफ़ी असर लिया। कई रोज़ तक मैं परेशान रहा। मुझे नासिर के कातिल होने का यकीन न आता था, मगर ये हो चुका था। मुझे नासिर के नए ठिकाने का इल्म नहीं था, वरना ज़रूर राब्ता करता। एक तरकीब मेरे जहन में आई और मैंने रावलपिंडी नामा निगार की वसातत से नासिर के क्वाइफ मंगवाए। उसने थाने से नासिर के बारे में FIR के मुताबिक मालूमात हासिल करके मुझे भिजवा दी। इससे ये वजाहत हो गई कि वाकई ये कोई और नासिर नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही है। जो मालूमात नामा निगार से मुझे हासिल हुई थी, इनकी रोशनी में ये साबित हो गया कि नासिर ही कातिल था। उसने जिसने मफरूर होने के बाद न सिर्फ गिरफ्तारी पेश कर दी बल्कि अपनी बीवी के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। इन बातों को जानकर मेरी परेशानी में और इजाफा हो गया। घर आकर मैंने बेगम से मशवरा किया कि अगर वो इजाज़त दे तो मैं रावलपिंडी जाकर नासिर से मुलाकात कर लूँ। बेगम ने नीम रजामंदी का इजहार किया। तनख्वाह मिलते ही मैं 2 रोज़ की छुट्टी लेकर रावलपिंडी रवाना हो गया। जेल में नासिर तक रसाई हासिल करने में कोई दुश्वारी न हुई। जेलर ने जेल की पहली राहदारी में मुलाकात की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। फिर बड़े आहनी गेट का छोटा सा दरवाज़ा खुला और नंबरदार के हमरा नासिर मेरे सामने खड़ा था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो फीकी सी हंसी हंसकर मुझसे लिपट गया। जब मुझसे जुदा हुआ तो उसकी आंखों के गोशे भीगे हुए थे।
आप इधर बेंच पर बैठ जाएं। नंबरदार ने दीवार के साथ रखे बेंच की तरफ इशारा किया। हम दोनों वहां जा बैठे। नंबरदार शायद हमारी निगरानी पर मामूर था और जरा दूर हटकर खड़ा हो गया। नासिर, ये सब कैसे हो गया? मैंने उसके चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा। अमजद, हालात ही ऐसे पैदा हो चुके थे। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद मैं अपना जहनी तवाज़ुन खो डालता। नासिर ने सिगरेट सुलगाकर जवाब दिया। शायद तुम्हें पता नहीं, हम सब मुबारकबाद देने लाहौर वाले घर में आए थे। मैंने उसे बताया। हाँ अमजद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस वाक़ये के लिए। दरअसल मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा था जिसका एहसास मुझे शादी के बाद हुआ। आप लोगों के आने के बारे में अम्मी जान ने बताया था। अमजद, एक तरफ मुझे अपने घर में रहते हुए घर वालों से खुलकर बात करने की इजाज़त न थी। काश मैंने इस कमज़ोर और बदकिरदार औरत से शादी ही न की होती। नासिर ने धुआं अपने अंदर जज्ब करते हुए दुख भरे अंदाज में कहा। ये रिश्ता तुम्हें कैसे मिला और क्या तुम्हारे घर वालों की पसंद थी? मैंने पूछा। नहीं अमजद, ये मेरी बदकिस्मती का नतीजा था। मेरे पार्टनर हाजी अरशद के एक मिलने वाले दोस्त अजहर भट्ट, जो बहुत अच्छे और मौजी शख्सियत के हामिल थे, उनके हवाले से मिला। मगर इन दोनों का क्या कसूर? हर अच्छा दोस्त तो दोस्त के लिए बेहतर ही सोचता है ना। नसीम पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। पहले मैं उससे मिला, फिर सारे घर वाले, सब ने नसीम को पसंद कर लिया। नसीम रावलपिंडी में ही एक प्राइवेट फर्म में मुलाजमत करती थी और शादी से कबल उसने मुलाजमत तर्क करने का वादा भी कर लिया था। मैं मुतमईन हो गया, कारोबार सेट हो चुका था। बीवी का मुलाजमत करना मुझे अच्छा ना लगा, इसलिए मैंने शादी से कबल ही उससे बात कर ली थी। शादी से कुछ रोज़ कबल अजहर भट्ट और हाजी अरशद ने मुझे दबी ज़बान में कहा कि नासिर, अच्छी तरह देखभाल की शादी करना, क्योंकि हम नसीम के वालिदैन को सिर्फ सलाम दुआ की हद तक जानते हैं, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी भर का मामला है। नसीम का जादू मेरे सर पर किसी भूत के साए की तरह सवार था। मैंने वो तमाम ख्वाब पूरे किए जो एक मुझ जैसे आदमी के होते हैं। शादी के चंद रोज़ बाद ही मुझे एहसास हो गया कि शादी मुझे बर्बाद करके रख देगी। नसीम की बेदरेक फजूल खर्ची, मेरे घर वालों की बात बेबात बेइज्जती, मेरे या मेरे घर वालों के मिलने जुलने वालों से ऐसा रवैया कि वो दोबारा कभी हमारे घर का रुख ना करें, ये सब बातें नाकाबिले बर्दाश्त थीं। जब उसका कोई अपना आता तो वो सर से पांव तक उस पर निछावर होने की कोशिश करती। मैं इस हाल में बहुत परेशान रहने लगा। जिस बात ने मुझे ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया वो नसीम के बॉस सिकंदर से जुड़ी हुई थी, जो किसी न किसी बहाने रावलपिंडी से लाहौर आने जाने के चक्कर में रहता। जब कभी लाहौर आता नसीम से ज़रूर मिलता। जिस रोज़ सिकंदर आता नसीम किसी को अपने कमरे के आगे से गुजरने तक न देती। अगर मैं कोई एतराज़ करता तो वो बदतमीज़ी पर उतर आती। मैंने अक्सर उसे नौकरी छोड़ने का कहा, मगर वो मुझे बुरी तरह झिड़क देती। इसके रवैये से मैं इतना दिल बर्दाश्ता रहने लगा कि मेरा काम की तरफ से ध्यान यकसर तौर पर हट गया। मेरे साथ काम करने वाले सारे दोस्त एक एक करके मुझे छोड़ गए। कुछ पैसे मैंने मकान पर लगा दिए थे और कुछ शादी पर खर्च हो गया। काम ठप हो गया तो मुझे मजबूरन एक दोस्त की स्टेट एजेंसी में नौकरी करना पड़ी। उधर नसीम ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। उसका इसरार था कि मैं लाहौर से रावलपिंडी शिफ्ट हो जाऊं। पहले पहल तो मैं इसे टालता रहा, फिर आखिर मैंने भी फैसला कर लिया। वाली साहब से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि बेटा, तुम्हें सुखी देखने की तमन्ना है, अगर बहू की इसी में रजामंदी है तो इस मकान को फ़रोख्त करके रावलपिंडी चले चलते हैं। यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है अमजद? मैंने लाहौर वाला मकान भी फ़रोख्त कर दिया और रावलपिंडी आकर एक छोटा सा मकान ख़रीदा और यहाँ अपनी एक स्टेट एजेंसी कायम कर ली। यहाँ मेरे साथ जो पार्टनर बना वो बहुत मुदब्बिर और पिंडी का मारूफ शख्स था। हुसैन नाम है उसका। अब वही मेरे केस की पैरवी कर रहा है। हमारा काम चल पड़ा था। एक दिन वो मेरे घर आया। उसने नसीम को देखा और बुरी तरह चौंका। मैं उसकी हालत देखकर समझ गया कि ज़रूर कोई बात है। 2-3 रोज़ तक तो उसने कोई बात न की। हम दोनों उसकी गाड़ी में इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे कि उसने बात छेड़ दी। उसने मुझे मुखातिब करके कहा, नासिर, तुम्हारी बीवी का नाम नसीम है ना, और ये सिकंदर एंड कंपनी में काम करती है? हाँ, मगर आप ये सब कैसे जानते हैं? मैंने अंदरूनी परेशानी को दबाते हुए जवाब दिया। नासिर ज़्यादा बातें मैं करना पसंद नहीं करता। बस इतना ही कहूँगा कि तुम इसको नौकरी से अलग करने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हारी बीवी को ये बात पसंद ना आए, मगर बेहतरी इसी में है। ये कहकर हुसैन ने बात ख़त्म कर दी और मुझे अंदरूनी अजियत में मुब्तला कर दिया।
शाम को घर आकर मैंने नसीम को नौकरी छोड़ने की वार्निंग दी, जो उसने हंसते साविक हवा में उड़ा दी। मैं आपे से बाहर हो गया और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अमजद, इसी रोज से हमारे दरमियान अदावत की दीवार खड़ी हो गई। नसीम ने मुझसे एक घर में रहते हुए अलहदगी इख्तियार कर ली। सारे घर वाले इंतहाई परेशान थे। अम्मी सारा दिन बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाती रहती। तमाम छोटे बहन भाई घर में सहमे हुए फिरते। इस संगदिल औरत ने मेरे घर को जहन्नम बनाकर रख दिया था। मैं बेबसी से रात भर औंधे मुंह पड़ा अपनी किस्मत को कोसता रहता। जरा सी बात होती तो वो मुझे से तलाक तलब करती। इसके घर वाले इसका पूरी तरह साथ देते थे, इसलिए इनसे बात करना बेसूद था। सिकंदर यहाँ भी आज़ादी के साथ आता। वो उसके 2 वक्त तो जैसे मुकर्रर थे, लेने भी आता और छोड़ने भी। जब वो गाड़ी में बैठती और उतरती तो देखने वाले लोग हमारी तरफ जिन नज़रों से देखते थे, वो नज़रें मुझे अजीब लगती थीं और महल्ले वालों की नज़रें ऐसा लगता था मुझे जैसा मेरा ताक़ुब कर रही हों। मैं अपनी बीवी को रास्त पर ना ला सका। मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी के किरदार के बारे में यकीन हो चुका था कि वो सिकंदर के साथ मिलकर गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही है। मुझसे शादी सिर्फ एक दिखावा था। कई बार उसने मुझे दावत दी थी कि सिकंदर चाहता है कि तुम इससे मिलकर स्टेट एजेंसी कायम कर लो, मगर मैं उसकी चाल को खूब समझता था कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है। वो ऐसा इसलिए चाहती थी कि सिकंदर को मिलने जुलने में उसे कोई दिक्कत ना रहे। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, मगर नसीम अपनी डगर से 1 इंच न हटी। अब उसने ज़्यादातर अपने माँ बाप के घर रहना शुरू कर दिया था, जहाँ सिकंदर के आने जाने पर कोई पाबंदी न थी। रात गए तक वो नसीम के साथ रहता। मैं घर में अकेला पड़ा अपनी किस्मत को कोसता रहता। सिकंदर मेरी बीवी के साथ रह रहा था और मैं बेबस था। मेरे वालिद और वालदा नसीम के घर गए ताकि उसे समझा सकें, तो उसने इन बुजुर्ग हस्तियों का भी कोई ख्याल न किया और बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अम्मी जान तो रोती हुई अंदर चली गईं, मगर वालिद साहब अपने ऊपर ज़ब्त न कर सके और बेख्तियार मेरे सामने रो पड़े। कहने लगे, बेटा इसको भूलने की कोशिश करो, वो हमारे लायक नहीं रही। अब तो इसे किनारा करना ही बेहतर है। हमें तो इससे इतनी उम्मीद नहीं थी, मगर बहू ने हमारी बुजुर्गी का लिहाज भी नहीं किया। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे तलाक हासिल करके रहेगी, और वो जो 2 लाख रुपए की शर्त है वो भी तुमसे अदालत में मुकदमा करके वसूल करेगी। ये बताकर वालिद साहब खामोश हो गए। अमजद, मेरे अंदर तूफान उठ रहा था। मैंने एक फैसला किया और जैसे मेरे अंदर एक ठहराव पैदा हो गया। शाम को मैं उठा और तैयार होकर सदर गया, और वहाँ मशहूर मार्केट से मैंने गोश्त काटने वाला छुरा खरीदा और उसे अपने लिबास में छुपा लिया। वक्त गुजारने के बहाने सिनेमा में आ गया। कोई अंग्रेजी फिल्म थी, पता नहीं स्टोरी क्या थी। बस स्क्रीन पर मुझे तो नसीम और सिकंदर ही नज़र आ रहे थे। शो ख़त्म हुआ तो मैं टैक्सी में बैठकर नसीम के घर रवाना हो गया। मेरा कयास दुरुस्त साबित हुआ। सिकंदर की गाड़ी मकान के आगे खड़ी थी। मैंने टैक्सी कुछ फासले पर छोड़ दी और पैदल ही मकान तक आया। बाहर वाले कमरे के सामने रुककर मैं अंदर की आवाज़ों का जायज़ा लेने लगा। अंदर सिकंदर और नसीम की धीमी धीमी हंसने की आवाज़ आ रही थी। मेरे अंदर नफरत की आग करवट लेकर बेदार हो गई। मैंने जोश में आकर दरवाजे को धक्का दिया तो वो अंदर की तरफ जा पड़ा। मसहरी पर सिकंदर लेटा हुआ था और नसीम उसके करीब बैठी खुश्क मेवे के दाने चुन चुन कर उसके मुंह में डाल रही थी। सिकंदर तो उठकर बौखलाहट में अंदर की तरफ भागा और नसीम पर जैसे सख्ता तारी हो गया। छुरा मेरे हाथ में था और मैं गुस्से से बेकाबू होकर इस पर पिल पड़ा। पहले ही वार से उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई। जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हुआ मैं उस पर वार करता रहा। उसके घर में कोहराम मच गया। मैं छुरा फिजा में लहराता हुआ वहां से फरार हो गया। कई रोज तक बरी इमाम के आसपास छुपा रहा। फिर मैंने अपनी गिरफ्तारी रजाकाराना तौर पर पेश कर दी। वो खामोश हो गया। मैं उसकी सुनाई हुई बातों में